आप लोगों ने अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में सुना होगा। इसे इंटर स्टेट काउंसिल भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे ISC भी कहते हैं। आखिर क्या है अंतर्राज्यीय परिषद, इसका काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में चुनौतियां क्या हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और अंतर्राज्यीय परिषद को प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है, उसके बारे में जानेंगे। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं इसीलिए तो आप लोगों से बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चन पेपर और सिलेबस और पैटर्न उठाकर जरूर देख लिया करिएगा। चलिए, तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद है क्या? तो इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? ISC कहते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन भारत में केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था और इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी, जो भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए ISC स्थापित करने का अधिकार देता है। सरकारी आयोग के बारे में याद रखिए, 1988 ने सरकारी आयोग ने ISC को एक स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की और जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसकी औपचारिक स्थापना हुई। ISC के कार्य की बात करें तो यह राज्यों और संघ के साझा हितों के विषयों पर चर्चा करने के साथ नीतियों एवं कार्यों के समन्वय के लिए सिफारिश करती है। ISC निर्बाध शासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, राज्य और अंतर राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को भी जांच करती है। परिषद की संरचना की बात करें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा नहीं रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री भी ISC का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के राज्यपाल को ISC की बैठक में भाग लेने की अनुमति देने तथा अध्यक्ष को अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से स्थायी आमंत्रित सदस्यों को मनोनीत करने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति के आदेश को पहले वर्ष 1990 में तथा फिर 1996 में 2 बार संशोधित भी किया गया। 1996 में आयोजित इसकी दूसरी बैठक में निरंतर परामर्श और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्यवाही के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया। तदनुसार गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई तथा परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से समय समय पर इसका पुनर्गठन किया गया। अगर हम लोग इसके सचिवालय की बात करें तो नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना 1991 में की गई थी। इसका नेतृत्व भारत सरकार के सचिव करते हैं। 2011 में आप देखिए, क्षेत्रीय परिषदों के सचिवीय कार्यों को ISCS को हस्तांतरित कर दिया गया। और आप देखेंगे इसके लाभ की अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद विचार विमर्श के माध्यम से विकसित नीतियों को अधिक सामाजिक वैधता मिलेगी और राज्यों के बीच स्वीकृति बढ़ेगी और टकराव कम होगा। ISC संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखती है और जिससे किसी भी पक्ष का प्रभुत्व नहीं बढ़ता है। यह सुनिश्चित करती है कि संघ के निर्णय संवैधानिक ढांचे और संघीय सिद्धांतों के अनुरूप हों, खासकर वस्तु सेवा कर GST 2017 में आया था या विमुद्रीकरण जैसे सुधारों के संबंध में जो संघ राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य प्रमुख अंतर्राज्यीय केंद्र राज्य निकाय तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में सुने होंगे। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उत्तर, मध्य, पूर्व, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। इसका उद्देश्य आप देखिए अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं और तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अलग परिषद है जिसे पूर्वोत्तर परिषद कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1972 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। नदी जल विवाद न्यायाधिकरण तो ये न्यायाधिकरण अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत नदी जल के बंटवारे पर राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए गठित किए गए हैं। अनुच्छेद 262 में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण या फिर नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या फिर शिकायत के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकती है। और वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद
इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राजस्व मंत्री और राज्य वित्त मंत्री शामिल होते हैं तथा निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। 2016 में अपनी स्थापना के बाद से परिषद ने कर दरों, छूटों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है तथा भारत में व्यावसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित किया है। अगर हम बात करें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं, इन्हें भी देख लीजिए। एक तो अनियमित बैठकें। अपने उद्देश्य के बावजूद आईएससी की अनियमित बैठकों के लिए आलोचना की जाती है। वर्ष 1990 में इसकी स्थापना के बाद से इसकी केवल 11 बार बैठक हुई, समय समय पर बैठक ही नहीं होती है। प्रक्रिया के अनुसार वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होनी चाहिए, लेकिन अंतिम बैठक जुलाई 2016 में हुई थी और होती रहती है, चर्चाएं होती रहती है ना। और गैर बाध्यकारी सिफारिशें। आईएससी को अपनी सलाहकारी और गैर बाध्यकारी प्रकृति के कारण प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जिससे विवादों को सुलझाने में इसके प्रभाव सीमित होने के साथ साथ प्रभावी संघ राज्य समन्वय में बाधा आती है और इसके व्यापक अधिदेश में प्रवर्तन अधिकार का अभाव है और जिससे यह निर्णय लेने वाली संस्था के बजाय एक चर्चा मंच अधिक बन गई है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश पर नजर रखी जाए और उनका क्रियान्वयन किया जाए, अक्सर मजबूत अनुवर्ती तंत्रों का अभाव होता है और जिससे सार्थक परिणामों के लिए अधिक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। राजनीतिक गतिशीलता। तो राजनीतिक परिदृश्य आईएससी के कामकाज को प्रभावित कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचने की परिषद की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि आईएससी को प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु किन किन सुधारों की आवश्यकता है। अनुच्छेद 263 में संशोधन। पूंजी आयोग 2010 ने अंतर सरकारी संबंधों और संघीय चुनौतियों से निपटने के लिए आईएससी को एक विशेष निकाय बनाने पर जोर दिया। अंतर्राज्यीय और संघ राज्य दोनों मुद्दों के समाधान के लिए आईएससी के अधिदेश को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 263 में संशोधन करने से परामर्शक तथा निर्णय लेने वाले मंच के रूप में इसकी भूमिका बढ़ सकती है। नियमित एवं समय पर बैठकें। नियमित बैठकों के लिए अनिवार्यता को पुनर्जीवित करने से चर्चाओं में निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्यों की नीतिगत सुझाव के लिए एक नियमित मंच उपलब्ध होगा। स्पष्ट एजेंडा और प्राथमिकताएं। तो प्रत्येक बैठक के लिए स्पष्ट एजेंडा और प्राथमिकताएं निर्धारित हों और जिसमें जल विवाद, बुनियादी ढांचे के विकास तथा आर्थिक सहयोग जैसे अंतर्राज्यीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। प्रौद्योगिकी एकीकरण। तो आईएससी के भीतर संचार, डेटा साझाकरण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों, प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना चाहिए और जिससे इसे अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाया जा सके। तो यही कहानी है किसकी? अंतर्राज्यीय परिषद की, इंटर स्टेट काउंसिल की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।